Welcome to Sri Bhanujot English Academy. Today we are e-education about class 8, subject social science, semester 1, chapter number 1 का part 2. चैप्टर का नाम है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने ये तो जान लिया कि यूरोपियंस कंट्री जो थी वो इंडिया में किस वजह से आई थी. इस पार्ट में आज हम ये पढ़ेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज में से बहुत सारे ऐसे एडवेंचरस थे जिन्होंने इंडिया में आने के लिए समुद्री रास्ता खोजा था. बहुत सारे हैं, इसमें से कुछ आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस. क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलर्स. यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो इटालियन का रहने वाला था और वो बहुत ही ब्रेव सेलर था जिसने इंडिया में आने के लिए समुद्री रास्ता खोजना शुरू किया था. वो वेंचर्ड आउट टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया. जिसने इंडिया में आने के लिए सी रूट फाइंड करना स्टार्ट कर दिया था. ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया इन 1492. 1492 में उसने इंडिया में आने के लिए समुद्री रास्ता जो था वो खोजने की अपनी जर्नी जो थी वो स्टार्ट कर दी थी. हियर द मिसकंसेप्शन ऑफ कोलंबस. मिसकंसेप्शन यानी गलत फहमी. अब क्या हुआ, कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका. अब उसने अपनी जर्नी जो थी वो तो स्टार्ट की थी इंडिया आने के लिए, बट वो गलती से पहुंच गया अमेरिका. एज लॉन्ग एज ही लिव्ड he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. अब जब तक वो जिया पूरे अपनी लाइफ में तो वो यही समझता रहा कि उसने जो समुद्री रास्ता ढूंढा है वो इंडिया आने का ढूंढा है, हालांकि वो रास्ता था अमेरिका तक पहुंचने का. तो ये उसकी लाइफ का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन यानी उसकी लाइफ की बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो ये समझता रहा कि उसने इंडिया में आने के लिए समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था, हालांकि वो रास्ता था अमेरिका का. Hence, even today, the natives of America are called Red Indians. यानी कि आज भी अमेरिका के जो मूल निवासी है उसको आज भी रेड इंडियंस बोला जाता है. एंड द आइलैंड ऑफ ग्रुप इन द कैरेबियंस इज नोन एज द वेस्ट इंडीज. यानी कि जो कैरेबियंस है, आइलैंड ग्रुप के जो कैरेबियंस है उसको आज भी बोला जाता है वेस्ट इंडीज. तो ये वेस्ट इंडीज और रेड इंडियंस बोलने की जो वजह थी वो थी कोलंबस की गलतफहमी. नाउ नेक्स्ट वन इज वास्को द गामा. इसका नाम शायद आपने पहले भी सुना हो. वास्को द गामा, अ नेटिव ऑफ पोर्टुगल, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. वास्को द गामा जो था वो पोर्टुगल का रहवासी था, यानी कि वो पोर्टुगल में रहता था. फाइनली वास्को द गामा ने इंडिया आने का समुद्री रास्ता था वो खोज लिया था. इसको कोई गलतफहमी नहीं थी. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498. यानी कि साउथ अफ्रीका से पूरा कैप ऑफ गुड होप का पूरा चक्कर लगा के वास्को द गामा जो था वो फाइनली 22 मई 1498 को कालीकट, इंडिया का जो है पूर्व दिशा में कालीकट जो पोर्ट है वहाँ फाइनली वो पहुँच गया. देन रूलिंग किंग ऑफ कालीकट जामोरिन गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू ट्रेड. जब वो इंडिया पहुँचा एट कालीकट पोर्ट, तब कालीकट का जो राजा था उसका नाम था जामोरिन, और उस टाइम जामोरिन ने पोर्टुगीज को इंडिया में ट्रेड यानी कि व्यापार करने की परमिशन दे दी. The Portuguese established a fort in Calicut for trade in 1500 century. यानी कि फाइनली पोर्टुगीज जो था उन्होंने कालीकट फोर्ट में अपना व्यापार जो था वो 1500 सेंचुरी में स्टार्ट कर दिया था. They appointed a commander in chief, namely Albuquerque, to safeguard the fort. अब उन्होंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट किया उसके लिए उन्होंने अपना एक किला बना लिया था और उस ट्रेडिंग किले की देखरेख के लिए उन्होंने अपना एक सेनापति नियुक्त किया जिसका नाम उन्होंने रखा था अल्बुकर्क. सेनापति का नाम था. मूविंग नॉर्थवर्ड्स, अल्बुकर्क conquered गोवा इन 1506 सेंचुरी.
यानी कि 1506 सेंचुरी में ये जो अल्बुकर्क था, जो ट्रेडिंग किले का सेनापति था, उन्होंने गोवा था वो जीत लिया था अपने व्यापार के लिए। विदिन अ स्पैन ऑफ 100 years द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका। यानी कि विद इन 100 years पोर्टुगीज जो थे उन्होंने ये सारे एरिया पे अपना राज कर लिया था फॉर ट्रेडिंग। यानी कि ये सारे इस हिस्से तो जो थे उन्होंने जीत लिए थे। उसमें मैंगलोर था, कोचीन था, गोवा था, दीव, मुंबई एंड लंका, ये सारे एरिया पोर्टुगीज ने अपने व्यापार के लिए जीत लिए थे। नाउ एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल्स। In the beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. यानी कि 17th century की शुरुआत में अब पोर्टुगीज जो थे वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बंगाल की जो सरहदें थे वहाँ तक भी जा पहुँचे थे। At this time, the Mughal Emperor शाहजहां ruled India from Delhi. उस वक्त में शाहजहां जो था वो दिल्ली का किंग था इंडिया के अंदर, और पूरे इंडिया में उसका शासन चल रहा था उस टाइम पे। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज। अब बंगाल के जो सूबेदार, बंगाल के अंदर शाहजहां के कुछ सूबेदार रहते थे, उन्होंने उस सूबेदार ने शाहजहां को कंप्लेन कर दिया अबाउट पोर्टुगीज बिहेवियर, कि पोर्टुगीज जो था वो बंगाल को भी जीतना चाहता था। तो उन्होंने शाहजहां को कंप्लेन कर दिया अबाउट दिस बिहेवियर। Thus, the fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per the order of the emperor. उस टाइम पे शाहजहां ने हुगली जो किला था वो पूरा किला तोड़ दिया, और उन लोगों की यानी कि पोर्टुगीज की जो शिप्स थी, जो माल सामान से भरी हुई थी, वो सारी शिप्स को जला दिया जो बंगाल तक आ रही थी। In this way, the Portuguese rule came to end with the exception of the territories of Diu, Daman and Goa. अब इस तरह से पोर्टुगीज का जो शासन था वो पूरा खत्म हो गया, यानी कि एंड हो गया पोर्टुगीज शासन का। बट कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पे अभी भी पोर्टुगीज का ट्रेडिंग चल रहा था, वो हिस्से थे दीव, दमन एंड गोवा। ये तीनों हिस्सों को छोड़कर जिस जगह पे पोर्टुगीज ने अपना शासन कर लिया था वो सारे शासन का एंड हो चुका। तो इस तरह से पोर्टुगीज रूल का भारत के अंदर एंड हो गया। तो आज के पार्ट में इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे डच, ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे वो इंडिया में कैसे आए और उन लोगों का एंड जो था वो कैसे हुआ। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। थैंक यू।